स्टार्ट है। चलो बेटा ठीक है, आवाज सही आ रही है ना बेटा। अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन बात कर रहे थे स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। ओके, स्पेसिफिक चार्ज के कई सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस भी किए थे। स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनके लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है। क्लियर है बेटा, ठीक है। लास्ट में बेटा अपनी लास्ट लेक्चर था कल वाला, उसमें लास्ट में थोड़ी साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, तो लास्ट के 2 पॉइंट थे वो डिस्कस करने अपने डिस्कस किए तो थे वैसे, लेकिन साउंड प्रॉब्लम की वजह से बेटा लास्ट का तो डिस्टर्बेंस हुआ था, तो मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं। ओके ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनका स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है ये तो अपन ने बात की थी। लास्ट में मैंने बोला था कैथोड और एनोड रेज के बारे में स्पेसिफिक चार्ज के लिए क्या पूछता है। ओके चलो बेटा देखो बात करते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो नॉर्मली अगर अपन बात करें बच्चों, देखो कैथोड और एनोड रेज के बारे में अपन ने क्या कहा था कि कैथोड और एनोड रेज की डिस्कवरी कैसे की थी। ये जैसे अपन ने कहा था पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट को एनोड और नेगेटिव प्लेट को हमने कैथोड बोला था। क्लियर है, ठीक है। इसमें जैसे गैसेज फील की थी, ठीक है बेटा। अब हमें पता है गैसेज एटम क्या करते हैं, आयनाइज होकर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हमने इलेक्ट्रॉन बोला था। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कई सारे पार्टिकल ग्रुप में क्या करते हैं, सामने वाले एनोड प्लेट की तरफ मूव करते हैं। इनको अपन ने बोला था बच्चों कैथोड रेज। यस और नो, ये तो कैथोड रेज है। क्लियर है, ठीक है। अब हमें पता है जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या साथ में क्या करते हैं, कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, और कई सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक साथ क्या करते हैं, यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, यानी कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो इसको अपन ने बोला था एनोड रेज। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो अब मेरा कहने का मतलब क्या था, समझना इस बात को। कैथोड रेज होती है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ओके ठीक है बेटा। देखो डिस्चार्जिंग ट्यूब में अपन ने कहा था गैस फील करते हैं, इसमें मैं अलग अलग टाइप की गैस फील कर रहा हूं। पहले मान लो गैस ए थी, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। ओके ठीक है। ये बताओ अलग अलग गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं डिफरेंट होते हैं, सेम नेचर के होते हैं बेटा। तभी तो क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होता है वो डोनेट कर देता है, और जिसके पास डेफिशिएंसी होती है वो क्या करता है, गेन कर लेता है। यस और नो। अरे ब्लड ग्रुप वाली बात है, सेम ब्लड ग्रुप पर डोनेट करना गेन करना इजी है या नहीं है बच्चों। क्लियर, वैसा ही केस है। क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिस स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होते हैं वो डोनेट कर देता है, जिसके पास डेफिशिएंसी होती है वो गेन कर लेता है। ओके इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो दूसरा कोई गेन कर सकता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सभी के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। यस और नो। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग ट्यूब में क्या अपन चाहे गैस ए फील करे, चाहे गैस बी फील करे, चाहे सी फील करे, चाहे डी, कहने का मतलब क्या अलग अलग नेचर की गैस फील करेंगे तो भी सभी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे बेटा। यस और नो। सभी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होता है, कैथोड रेज होती है। यस और नो। इसका मतलब गैस भले ही अलग अलग नेचर की है, गैस भले ही आपने चेंज कर दी, को दूसरी गैस फील कर दी, फिर भी हमें पता है उससे बनने वाली सभी के लिए कैथोड रेज सेम है या नहीं है, क्योंकि कैथोड रेज क्या है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अलग अलग टाइप की गैसेस के लिए अलग अलग टाइप की गैसेस से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन सभी के लिए सेम ही होंगे, और हमें पता है सभी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो सभी से बनने वाली कैथोड रेज भी क्या होगी, सेम होगी बच्चों। क्लियर है, इसका मतलब क्या कहेंगे, गैस चेंज हो रही है, पहले ए थी तो अब बी हो गई, अब सी हो गई, अब डी हो गई, गैस चेंज हो रही है, फिर भी उनसे बनने वाली कैथोड रेज क्या है, सेम है बेटा। यस और नो। इसका मतलब गैस चेंज होने के बाद भी कैथोड रेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो सेम नेचर की है। इसका मतलब ये बताओ कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आएगा क्या, नहीं बेटा। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू होती है। क्यों, कैथोड रेज क्या होती है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप की गैसेस से बनने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस वजह से क्या कहेंगे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्जिंग ट्यूब। क्लियर, कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, डिस्चार्जिंग ट्यूब में फील की गई गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या, समझ में आ गया है ना। अलग अलग गैसेस होंगी तो भी सभी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो सभी के लिए कैथोड रेज भी सेम होगी। कैथोड रेज सेम है तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब बात करें बेटा एनोड रेज की। एनोड रेज अपन ने क्या कहा था, ग्रुप ऑफ कैटायंस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, ग्रुप ऑफ कैटायंस, उनका ही तो बताओ ग्रुप था ये। इसका मतलब क्या, अगर अलग अलग गैसेस है तो सभी से बनने वाले कैटायन सेम नेचर के होंगे या डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे बेटा। कैसे, हमें पता अगर गैस ए है
इससे मान लो कैटायन बनेगा A+, बी से बनेगा बेटा B+, सी से मान लो C+, डी से बनेगा D+। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर डिफरेंट डिफरेंट नेचर की गैस है तो सभी से बनने वाले कैटायन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कैटायन डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो सीधी सी बात है, बनने वाली एनोड रेज की नेचर डिफरेंट होगी या नहीं होगी? होगी बेटा। इसका मतलब गैस चेंज करने पर बनने वाली एनोड रेज है वो उसकी नेचर क्या होगी? चेंज होगी। अगर बनने वाली एनोड रेज वो अगर डिफरेंट नेचर की होगी तो सीधी सी बात है, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। यस और नो? इसका मतलब है गैस चेंज करने पर, क्या कहा, गैस चेंज करने पर एनोड रेज के लिए क्या आ रहा है? स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इसका मतलब गैस चेंज होने पर, गैस अगर चेंज होगी, दूसरी गैस आपने फील की है, गैस अगर चेंज होगी तो एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज भी चेंज हो रहा है। गैस में चेंज तो स्पेसिफिक चार्ज में भी चेंज। इसका मतलब ये बताओ, एक में चेंज तो दूसरे में भी चेंज, तो ये बताओ डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा? मैंने क्या कहा, एक की वजह से दूसरे पर कोई इफेक्ट होता है मतलब वो पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो उस पर इफेक्ट आ रहा है बेटा। क्लियर है? एक की वजह से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब उनका आपस में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, अब मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना। क्या? The specific charge of cathode rays is constant and equal to specific charge of electron. Clear है? While specific charge of anode rays is variable. क्यों बोला? समझ में आ गया? कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज के इक्वल होगा, जबकि एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज वेरिएबल होता है। क्यों? गैस चेंज करने पर बनने वाले कैटायन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या है? द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्जिंग ट्यूब। स्पेसिफिक चार्ज का, स्पेसिफिक चार्ज किसका? कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज डिस्चार्जिंग ट्यूब में गैस फील की गई गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। रीजन मैंने बताया है। क्लियर है? व्हाइल द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्जिंग ट्यूब। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? यस और नो? तो ये मैंने जो दो स्टेटमेंट बोले, समझ में आया नहीं आया? अभिषेक, छविकांत, प्रिंस, अब बेटा लास्ट टाइम पे बेटा तो वापस मैंने एक्सप्लेन किए हैं। कोई दिक्कत है बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, कोई दिक्कत है तो? अरे अब तो समझ में आ गए। चलो बेटा स्टेटमेंट लिखो, लिखो जो कल लिख रहे थे बेटा वहां पे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहां तक करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखो द स्पेसिफिक चार्ज, द स्पेसिफिक चार्ज द स्पेसिफिक चार्ज, क्या चक्कर है? लिखो बेटा द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज is constant. The specific charge of cathode rays is constant. The specific charge of cathode rays is constant and equal to specific charge of electron and equal to specific charge of electron while the specific charge of anode rays, is variable, the specific charge of anode rays is variable and depends on types of cation. टाइप्स ऑफ कैटायन, कैटायन कौन से टाइप का है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? टाइप्स ऑफ कैटायन। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, the specific charge of cathode rays does not depend on the specific charge of cathode ray does not depend on
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, बोर्ड पे लिखा है बेटा इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है बेटा, एनोड एंड कैथोड, इन दोनों को कॉमनली बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इसके ब्रैकेट में लिख लेना एनोड कैथोड, दोनों को कॉमनली बोला जाता है इलेक्ट्रो, आपको पता ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है ओड, ओड मतलब क्या, एनोड कैथोड को मिलाकर बेटा, क्लियर। डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्जिंग ट्यूब, नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्जिंग ट्यूब, because cathode rays is group of electrons and electron are same, electron are same for different gases, electron are same for different gases, देख लिया बेटा, ठीक है। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रोड की नेचर पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, तो सीधी सी बात है बेटा, ध्यान रखना इलेक्ट्रोड का काम क्या है, कैथोड एनोड का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाना, क्लियर है। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोड का काम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाना। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोड आपने कौन सी मेटल का लिया है, कौन से स्पीसीज का लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका काम है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाना, यानी एनर्जी प्रोवाइड करवाना, क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज, the specific charge of anode rays does not depend on nature of electrode, does not depend on nature of electrode, but depends on nature of gas, filled in discharging tube, because anode rays are group of cations and cations are different for different gases. And cations are different for different gases. चलिए बेटा, चलो ये बेटा देखो, स्पेसिफिक चार्ज के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 स्टेटमेंट मैंने बोले हैं, क्लियर है। इनमें कोई दिक्कत है तो बोलो, अभिषेक, रविकांत, प्रिंस, ये 3 स्टेटमेंट जो हमने नोट किए बेटा, इनमें कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। यहां तक बात ठीक है, यस और नो? ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज सीक्वेंस से अपन चल रहे हैं बच्चों, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं बेटा, हेडिंग लिखो एटॉमिक नंबर,
मैंने कहा था हर चीज को बेटा अपन 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीच में नाम आया था एटॉमिक नंबर, मास नंबर, याद है ना। सबसे को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, सभी को सीक्वेंस से। एटॉमिक नंबर बच्चों देखो इसका सिंबल क्या होता है बेटा, Z, क्लियर है। कहीं भी बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में Z की बात आ जाए मतलब किसकी बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखो बच्चों होता क्या है, एटॉमिक नंबर नाम से पता चल रहा है एटम का नंबर, बात समझ में आ गई, किसका नंबर है, एटम का नंबर, ओके। बच्चा कहेगा सर मतलब क्या है, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो पीरियडिक टेबल हम देखते हैं, इधर ध्यान दो, जो पीरियडिक टेबल की हम स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है, हर एटम को एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है। जैसे अपन सीक्वेंस से बोलते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कई सारे एटम्स अपन बोलते हैं, क्लियर है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो 50 साल पहले हम भी बेटा उसको एक नंबर पर पढ़ते थे, नंबर 1 पर, आप भी उसे नंबर 1 पर ही पढ़ते हो, क्लियर। कार्बन को हम भी 50 साल पहले 6 नंबर पर पढ़ते थे, आप भी 6 पर ही पढ़ते हो। ऑक्सीजन को हम भी नंबर 8 पर ही पढ़ते थे, आप भी 8 पर ही पढ़ते हो, और आगे वाली जनरेशन भी इसी नंबर पर पढ़ेगी, क्लियर है। क्यों, इनका एक नंबर फिक्स किया गया है, क्लियर है बेटा। अब बच्चा कहेगा सर कैसे, ये नंबर जो फिक्स किया गया उसका एक बेसिस तो होना चाहिए ना, रीजन तो होना चाहिए ना, कि सर इस वजह से इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों सिंपल वे में अगर मैं कहूं, जैसे क्लास में क्या होता है, हर बच्चे का एक रोल नंबर फिक्स होता है। जैसे मान लो अभिषेक का रोल नंबर 1 है, छविकांत का 2 है, या फिर प्रिंस का रोल नंबर 3 है बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है, यानी आपको सीक्वेंस से जैसे रोल नंबर दे दिया बेटा, रोल नंबर 1 2 3, क्लियर। अब बार बार नाम बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम ये बोले कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो भी क्या करोगे, आप खुद को पहचान जाओगे कि सर मेरी बात कर रहे हैं, बात को समझ जाओगे, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या, जैसे क्लास में हर बच्चे का एक रोल नंबर फिक्स होता है, हर स्टूडेंट का एग्जाम में या फिर क्लासरूम में एक रोल नंबर फिक्स होता है, वैसे ही हर एटम का एक नंबर फिक्स किया गया है। उसी नंबर को क्या बोलते हैं, उस एटम का नंबर, यानी एटॉमिक नंबर। सिंपल वे में कहूं तो क्या, हर एटम का एक रोल नंबर, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में क्या है, सर क्लासरूम के जैसे रोल नंबर होते हैं उनको फिक्स करने का बेसिस तो क्या होता है, जैसे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मैंने अभिषेक को 1 नंबर दिया, उसके बाद मानो छविकांत को दे दिया C, फिर उसके बाद प्रिंस को दे दिया P, यानी क्या अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रोल नंबर 1 2 3 जैसे ये अपन ने दे दिया, क्लियर है। वैसे ही बच्चे के दिमाग में सर क्लास के रोल नंबर उनको फिक्स करने का बेसिस तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन एटम का जो नंबर फिक्स करते हैं तो उसका बेसिस क्या है, अरे कौन को बेसिस तो होना चाहिए ना, क्लियर है बेटा। वो बेसिस क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर। मैंने क्या कहा, वो बेसिस क्या होता है बेटा, प्रोटॉन का नंबर। तो क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ में आ गया, किसी भी एलिमेंट के क्या होता है बच्चों, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर बोला जाएगा, क्लियर है। कैसे बेटा, जैसे नॉर्मली हमने एटम के लिए बात की थी, हमने कहा था ये एटम होता है विच का सेंटर न्यूक्लियस होता है, क्लियर है, ठीक है। इसमें हमें पता है 2 पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं, क्लियर है। तो जितना प्रोटॉन का नंबर होता है वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा बेटा। तो एटॉमिक नंबर को पहली बात तो क्या बोलते हैं, Z = P। ये आपको याद रखना है बेटा, मैं इसके आगे लिख रहा हूं बेटा, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाए एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा, प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होगा, क्लियर है, ठीक है। इधर ध्यान दो, समझते रहो खाली। अब बच्चे के दिमाग में है कि सर आपने कहा न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। बिल्कुल बेटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की बात करें तो हमें पता है बच्चों उसमें कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है, न्यूट्रॉन होता है 0, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 हो जाएगा बेटा। जितने प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में है कि सर आपने कहा एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनके नंबर के इक्वल क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो सर एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, इनमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि इनके बेसिस पे एटॉमिक नंबर को डिसाइड नहीं किया जाता। मैं क्या कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है, बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने कहा जो एटम के अंदर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। आपने कहा ऑलवेज, इसका मतलब एटॉमिक नंबर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्रोटॉन के इक्वल होगी। किसी के न्यूक्लियस में जैसे अपन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया। कार्बन का 6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो 6 हो गया। नाइट्रोजन में 7 होते हैं तो 7 हो गया।
ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन तो 8 ही एटॉमिक नंबर हो गया। समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है? तो सर अगर आप प्रोटॉन के बेसिस पे अपन डिसाइड कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी तो एटम के पार्टिकल है, इनके बेसिस पे डिसाइड क्यों नहीं कर सकते? तो बेटा ये बताओ, रिप्लाई कर सकते हो क्या? बता सकते हो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में ऐसी क्या दिक्कत है? अरे कौन को रीजन तो होना चाहिए ना, हर चीज का एक साइंटिफिकल रीजन होता है बेटा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो प्रोटो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को क्यों नहीं डिसाइड, एक से बेसिस पे क्यों नहीं डिसाइड कर सकते बेटा? बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर सकता है, और न्यूट्रॉन की क्या दिक्कत है? वो तो प्रोटॉन भी कन्वर्ट हो सकता है। कोई बात नहीं, जैसा भी आंसर। प्रिंस सविकांत क्या कहा बेटा? सर काय एटम में, समझा नहीं सर, काय एटम में न्यूट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं। क्या टाइप किया बेटा ये? चलो बेटा कोई बात नहीं, समझना इस बात को। तो देखो कैसे करना, क्या करना, समझना। एक बात तो श्योर है, क्या एटॉमिक नंबर को डिसाइड करने में क्या होता है? ओनली प्रोटॉन का यूज होता है। क्या बोला? आइसोटोन कहते हैं वो। बेटा अपन आगे डिस्कस करेंगे आइसोटोन वगैरह क्या होता है, लेकिन इसका रीजन क्या होता है अच्छे समझना। ओके, यानी क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर को डिसाइड करने में ओनली क्या करते हैं? प्रोटॉन का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का यूज क्यों नहीं करते? तो पहली बात तो बेटा इलेक्ट्रॉन के साथ तो क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन के साथ दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर सकता है, यस और नो? अरे कर सकता है बेटा, अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है बेटा। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिसाइड करते तो देखो बेटा कैसे प्रॉब्लम आती, समझना। अगर ऑक्सीजन की बात करूं, अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो ये बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? अरे 8 है, क्लियर है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में कितने हैं? 6 है। कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या नहीं करेगा? करेगा बेटा। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना होता? 8 होता। अब इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाता? 10 हो जाता, यस और नो? इसका मतलब अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होगा या नहीं होगा? अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होगा तो हमें पता है इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर भी चेंज होता रहता है बेटा। समझ में आ गया? लेकिन चेंज होना चाहिए क्या? नहीं, एक फिक्स नंबर होना चाहिए, तभी क्या करेंगे उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन का यूज तो क्यों नहीं करते, समझ में आ गया? क्लियर है? बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के साथ क्या दिक्कत है बेटा? देखो न्यूट्रॉन के साथ आगे अपने एक टर्म पढ़ेंगे बेटा, आइसोटोप। मैंने क्या बोला बेटा? आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सिंपल फॉर्म में अगर मैं कहूं तो बेटा एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं? अलग अलग एटम्स होते हैं। मैंने क्या कहा? एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स है। सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो जैसे अपन मार्केट में जाते हैं बेटा तो मैंगो की वैरायटी देखते हैं, ठीक है? तो अपन क्या कहते हैं, जैसे मान लो लंगड़ा मैंगो, देसी मैंगो, ऐसा मैंगो, वैसा मैंगो, सब देखते नहीं देखते? ये सभी आइसोटोप ही है। मैंने क्या कहा? लंगड़े मैंगो से मान लो देसी मैंगो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? अरे क्या हो जाए, मैंगो से एप्पल बन जाएगा क्या? नहीं है, वो मैंगो ही, बस उसकी वैरायटी अलग अलग है। आइसोटोप भी वही चीज है। आ गया समझ में? मैंने क्या कहा? एटम डिफरेंट हो जाएगा लेकिन एलिमेंट वही रहेगा। क्लियर है? कैसे बेटा? अगर हाइड्रोजन की अपन बात करें तो इसके आइसोटोप कौन कौन से होते हैं? 1s1, 1s2, 1s3। इसको बोलते हैं बेटा प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, जो अपन 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लियर है बच्चों? देखो इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिसाइड करेंगे समझना। मैंने बेसिक में बताया भी था, ये जो नंबर लिखा होता है जेड होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके बराबर होते हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इसमें भी 1, इसमें भी 1। क्लियर है? अगर बात करूं प्रोटॉन की, प्रोटॉन देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा इससे डिसाइड होता है, इस नंबर से। तो देखो 1 है तो प्रोटॉन 1 1 1। समझ में आ गया? न्यूट्रॉन की बात करूं बेटा, न्यूट्रॉन कैसे डिसाइड होगा? इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है बेटा। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस होता है, वही क्या होता है? न्यूट्रॉन के नंबर के इक्वल होता है। तो देखो 1 - 1 क्या हो गया? 0, 2 - 1 क्या हो गया? 1, 3 - 1 कितना हो गया? 2। तो मेरा कहने का मतलब क्या? देखो एलिमेंट वही था, हाइड्रोजन था। एक ही एलिमेंट की अगर अलग अलग फॉर्म्स है तो खुद के अंदर ही न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स नहीं है, सेम नहीं है बेटा। तो ये बताओ न्यूट्रॉन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर न्यूट्रॉन के बेसिस पे डिसाइड कर दे तो इसका एटॉमिक नंबर 0 आता, इसका 1 आता, इसका 2 आता, लेकिन ऐसा आना चाहिए क्या? नहीं बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है? तो ध्यान रखना, चाहे आइसोटोप हो चाहे कुछ भी हो, प्रोटॉन का नंबर क्या रहेगा?
फिक्स ही रहेगा, देख सकते हो 1 1 और 1। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दिक्कत है और न्यूट्रॉन के साथ क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। इस वजह से एटॉमिक नंबर को डिसाइड करने में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का यूज नहीं करते बेटा। रीजन मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है। फिर बच्चे के दिमाग में आए कि सर आपने एक बात कही थी क्या कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, यानी बाय द वे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है, यस और नो। अरे बताया था ना अपने, क्या कहा था, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो इनबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। बच्चा कहेगा सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट अगर हुआ तो प्रोटॉन का नंबर कम होगा नहीं होगा, होगा। या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, पहले से कम हो चाहे ज्यादा हो, चेंज तो हो गया ना। तो सर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का नंबर फिक्स कैसे है, ये भी तो चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखना, अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है। जैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाली रिएक्शन हमने स्टडी की थी बेटा, याद है ना। पहले मान लो एटॉमिक नंबर 4 था तो अपन कौन से एलिमेंट की बात कर रहे थे, बेरिलियम की। क्लियर है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे इसका एटॉमिक नंबर 4 से 6 होता है तो एलिमेंट बेरिलियम थोड़ी रहता है, नहीं, 6 पर कौन सा आता है, कार्बन, तो कार्बन बन जाता है, कार्बन बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आया। नो डाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, एटॉमिक नंबर चेंज तो एलिमेंट चेंज, एलिमेंट चेंज है तो एटॉमिक नंबर चेंज। समझ में आ गया, यस और नो। जैसे बेरिलियम से कार्बन बन गया तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वही आएगा, 6 आएगा। समझ में आ गया। या फिर एटॉमिक नंबर 4 से 6 में कन्वर्ट हो गया तो जब 4 था तो 4 वाला एटम ही रहेगा, और जब 6 हो गया तो 6 पे जो एटम आता है वही रहेगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ध्यान रखना प्रोटॉन का नंबर जितना होगा उसका वही एटम होगा बेटा, पहले से कुछ अलग एटम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटॉमिक नंबर फिक्स है तो उसके लिए प्रोटॉन का नंबर भी वही रहेगा, एटम भी वही रहेगा बेटा। समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या, यस और नो, क्लियर है बेटा। कोई डाउट, लिखो बेटा, लिखो। The total number of protons, the total number of protons, the total number of protons present in, the total number of protons, the total number of protons present in nucleus of any atom called as atomic number of atom, called as atomic number of atom। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। क्लियर है, ठीक है। ये लिख लो बेटा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। चलिए, ठीक है। और एटॉमिक नंबर के लिए क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर के लिए ऑलवेज क्या करेंगे, ओनली प्रोटॉन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का यूज नहीं करते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सचेंज बाय एटम। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या है, लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं बेटा अपन आगे डिस्कस करेंगे, उनमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो अगला स्टेटमेंट लिखो, ओनली प्रोटॉन only proton are used to calculate the atomic number, only proton are used to calculate the atomic number। कॉमा लगाए लिखो, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट यूज्ड
इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट यूज्ड because electron can be exchanged by atom and number of neutron are different for different isotopes of an element बात समझ में आ गई बेटा। एक ही एलिमेंट के लिए अलग अलग आइसोटॉप्स के लिए क्या होता है, न्यूट्रॉन का नंबर है डिफरेंट होता है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। चलो बेटा एक बात मैं कह सकता हूं क्या, द एटॉमिक नंबर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट इज ऑलवेज डिफरेंट, यस और नो। मैंने क्या बोला है, दो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑलवेज डिफरेंट होगा, यस और नो। सीधी सी बात है, दो अलग अलग स्टूडेंट के रोल नंबर सेम हो सकते हैं क्या, नहीं। स्टूडेंट डिफरेंट तो रोल नंबर डिफरेंट है, रोल नंबर डिफरेंट तो स्टूडेंट भी डिफरेंट होंगे बेटा। समझ में आ गया। तो अपन ने क्या बोला है, दो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, हमेशा डिफरेंट होगा। क्लियर है। कैसे बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। वही बात करूं कार्बन तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिफरेंट होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, the atomic number of two different element is always different. The atomic number of two different element is always different. The atomic number of two different element is always different. The atomic number of two different element is always different. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख लिए। चलो बेटा मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना। अपने आप में एक क्वेश्चन है कि ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते हैं, अच्छे से समझ के। क्लियर है। चलो बेटा मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। यानी एटॉमिक नंबर को किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं, यस और नो, यस और नो। मैंने क्या बोला है, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। अभिषेक कैसे, तो बिल्कुल छविकांत प्रिंस बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल बेटा बोल सकते हैं। इसका रीजन क्या होता है, सीधी सी बात है। देखो अरे न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसका चार्ज में कोई रोल है क्या, नहीं, चार्ज में कोई रोल नहीं है इसका। इसका मतलब चार्ज में किसका रोल है, ओनली प्रोटॉन का, ओनली प्रोटॉन का। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसी वजह से तो न्यूक्लियस को हमेशा हम प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, यस और नो। अरे कभी भी न्यूक्लियस को ऐसे लिखते हैं क्या, माइनस के साथ, नहीं बेटा। न्यूक्लियस को हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। क्यों, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो खुद ही न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इस वजह से न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव होता है बेटा। क्लियर है। तो इसे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, सीधी सी बात है, मैं क्या कह सकता हूं, अगर मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 है, मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये बताओ उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 10 ही होंगे बच्चों। सीधी सी बात है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसमें प्रोटॉन भी 10। प्रोटॉन अगर 10 है तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस का टोटल चार्ज क्या होगा,
10 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा। समझ में आ गया? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 10 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन के इक्वल चार्ज हो जाएगा, 5 प्रोटॉन है तो 5 के इक्वल चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं क्या कहूंगा, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतना ही टोटल न्यूक्लियस का चार्ज। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियस का चार्ज इनडायरेक्टली एटॉमिक नंबर के बराबर आया नहीं आया? यस और नो? क्लियर है बेटा? तो क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। क्लियर? एटॉमिक नंबर को क्या कह सकते हैं, किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही ज्यादा। यस और नो? एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन के इक्वल, 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन के इक्वल। क्लियर है बेटा? ठीक है, लिखो बेटा स्टेटमेंट। देखो एटॉमिक नंबर, atomic number is also called as, atomic number is also called as the nuclear charge of an atom. Atomic number is also called as the nuclear charge of an atom. एटॉमिक नंबर को क्या कह सकते हैं बेटा, किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो बेटा बात करते हैं बच्चों, देखो क्या कहेंगे समझना। ये बताओ एटॉमिक नंबर कभी फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? यस और नो? नो बेटा, हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। अरे प्रोटॉन का नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर हमेशा इंटीजर में होगा। यस और नो? अरे 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन ऐसे होंगे नहीं होंगे? कभी डेसिमल में वैल्यू आ सकती है क्या? नहीं आ सकती बेटा। तो क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर हमेशा इंटीजर नंबर होता है, जबकि एटॉमिक मास, बच्चा कहेगा सर कैसे? देखते हम, आपने देखा होगा बेटा क्लोरीन का 35.5 होता है। यस और नो? अरे क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं बेटा अपन? 35.5। देखा गया कभी पर? कोई बात नहीं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपन को वही पढ़ना है एटॉमिक मास से। तो क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। इसका रीजन क्या होता है, वो क्या होता है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक ध्यान रखना, एटॉमिक मास वगैरह क्या होता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, वो हमेशा इंटीजर में ही होगा। क्लियर है? लिखो बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर while atomic mass volume and radius of atom while atomic mass, clear, volume and radius of atom may be fractional number, may be fractional number। एक एक पॉइंट को समझ समझ के करना है बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं देखो साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने एटॉमिक नंबर का आइडिया सबसे पहले दिया था। ओके, तो क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड बाय मोज़ले। क्या कहा? मोज़ले। ये बेटा साइंटिस्ट है, नाम से लगते तो नहीं लेकिन ये साइंटिस्ट थे। ओके, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और सीधी सी बात है, हमें पता जो भी डिस्कवरी है पहले से इसके बारे में कुछ आइडिया था क्या? नहीं। दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आता है बेटा, क्या कि इसका मतलब ऐसा हो सकता है, फिर उसी पे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको प्रूफ करते हैं कि हाँ वाह एक्चुअल में ऐसा ही है। क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर के बारे में इधर ध्यान दो, एटॉमिक नंबर के बारे में सबसे पहले आइडिया किसके दिमाग में आया था? मोज़ले के माइंड में आया था बेटा। क्लियर है? देखो बेटा कैसे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, समझना वो एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने क्या लिया, एक मेटल की लेयर ली बेटा, थिन मेटल लेयर ली। ये जैसे मान लो क्या थी बेटा, ये थिन मेटल लेयर है बेटा, थिन मेटल लेयर है। क्लियर है? ठीक है, इसमें से ये क्या कर रहे थे, एक्सरे पास कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? एक्सरे पास कर रहे थे। ठीक है, अब इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने क्या देखा कि जब अलग अलग टाइप की मेटल की लेयर लेके उसमें से एक्सरे पास करते हैं तो क्या होता है, ये जो एक्सरे है इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। अरे हर जो वेव होगी बेटा, एक्सरे या वेव मैंने क्या कहा, ये सभी वेव के टाइप है। क्लियर है? ठीक है, ये जो रेस है बेटा वेव है, इसकी सबकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है
होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर जो एक्सरे है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो भी है बच्चों, ठीक है, बच्चा कहेगा सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये पर यूनिट पार्ट में पर सेकंड टाइम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है, जो अपन मैक्सवेल थ्योरी में डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, सबके बारे में। ओके, तो मैंने क्या कहा, सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो हर रेज के बारे में क्या होता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। आ गया समझ में, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव या रेज आ रही है। क्लियर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, ये एक फिक्स वैल्यू होती है। ये मान लो कोई पर्टिकुलर फिक्स फ्रीक्वेंसी की क्या एक्सरे पास कर रहे थे, लेकिन इन्होंने देखा अगर अलग अलग टाइप की मेटल की लेयर में यूज करता हूं तो इससे पास होकर जाने वाली जो एक्सरे उसकी फ्रीक्वेंसी सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट आती है। क्लियर है, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा सिंपल वे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं क्या कि यहां से जो एक्सरे ये पास कर रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो 100 हर्ट्ज है। कितनी है बेटा, 100 हर्ट्ज है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो अलग अलग मेटल की लेयर लेने पर, मैंने क्या कहा, अलग अलग मेटल की लेयर लेने पर मान लो किसी के लिए क्या आ रहा है, 100 हर्ट्ज आ रहा है, किसी के लिए 50 हर्ट्ज आ रही है, किसी के लिए 60 हर्ट्ज। मैं हर्ट्ज बोल रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है बेटा ये हर्ट्ज। क्लियर, जैसे मैंने क्या कहा, कूलम क्या होता है, चार्ज की यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे, वैसे हर्ट्ज क्या साइंटिस्ट के नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। क्लियर है, तो मैंने क्या कहा, जैसे अलग अलग मेटल यूज करेंगे, जैसे मान लो पहले एल्यूमिनियम यूज किया, फिर मान लो और मैग्नीशियम और कोई सी मेटल यूज की, क्रोमियम कर लिया, एल्यूमिनियम कर लिया, जिंक कर लिया, अलग अलग मेटल यूज की, तो क्या कहा, मेटल की लेयर चेंज करने पर इससे पास होने वाली जो एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। क्लियर है, ठीक है। फिर इसके दिमाग में आया, इसका मतलब आने वाली फ्रीक्वेंसी तो सभी के लिए इक्वल है, लेकिन जो मेटल से पास होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो सभी के लिए क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब ये बताओ, अरे प्रॉब्लम किसमें है, इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है जो मैं मेटल चेंज अलग अलग मेटल की लेयर ले रहा हूं उसकी वजह से हो सकता है। क्लियर है, अब ये तो पता चल ही गया था कि नेचर के जितने भी सबस्टांस है वो क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें एटम कहते हैं। क्लियर है, इसका मतलब अरे ये तो पता चल गया था, डाल्टन ने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबस्टांस है, किसी सबस्टांस का वो सबसे स्मॉल पार्टिकल, उसको क्या बोला था, एटम बोला था। याद है ना, तो ये तो पहले डिस्कवर हो चुका था कि नेचर में जितने भी सबस्टांस होते हैं, नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं मैं, उन्हें क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एटम कहते हैं। क्लियर है, इसका मतलब इन्होंने क्या देखा, आने वाली एक्सरे है सभी की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, लेकिन मेटल से पास होने के बाद जो एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट आती है। इसका मतलब मेटल से पास होने के बाद जो एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी सभी के लिए डिफरेंट है। इसका मतलब आने वाली फ्रीक्वेंसी सेम है और इससे पास होने के बाद जो वैल्यू वो सभी के लिए डिफरेंट क्यों आ रही है, इसका मतलब अलग अलग जो मेटल्स है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बने हैं, यानी एटम्स जो है अलग अलग मेटल के, वो सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। यस और नो, अरे प्रॉब्लम किसमें है, ये मेटल जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। यस और नो, एक सिंपल सी बात है बेटा, बचपन में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे, ये मान लो टॉर्च है, टॉर्च की लाइट है, इसके ऊपर एक बार तो आपने क्या किया, व्हाइट पेपर यूज किया, दूसरी बार ग्रीन पेपर यूज किया, तीसरी बार ब्लैक पेपर यूज किया, फोर्थ टाइम क्या किया, रेड पेपर यूज किया, फिर ऑरेंज यूज किया। देखो आने वाली लाइट तो सभी के लिए सेम है या नहीं है बेटा, लेकिन हमें पता है अलग अलग कलर का पेपर यूज करने पर उससे पास होने वाली लाइट सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट है या नहीं है। इसका मतलब ये बताओ, जो डिफरेंस का रीजन है वो टॉर्च या उसकी लाइट है, या जो अलग अलग कलर का पेपर है वो है, अलग अलग कलर का पेपर है बेटा, वो इसका रीजन है। समझ में आ गया, क्योंकि अलग अलग कलर का जो पेपर है उसमें जो क्या है बेटा, अलग अलग कलर की वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रंग कलर पास होता है। क्लियर है, इसका मतलब यही बात इन्होंने दिमाग में नोटिस की बेटा, क्या आने वाली जो एक्सरे है वो अलग अलग मेटल्स के लिए इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेटल से पास होने के बाद जो एक्सरे है उसकी वैल्यू सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब इस डिफरेंस का रीजन क्या हो सकता है, अलग अलग मेटल्स हो सकती है। यस और नो, और ये तो पता चल ही गया था, सबस्टांस कई सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एटम कहते हैं। इसका मतलब अलग अलग मेटल्स होती है वो अलग अलग एटम से मिलकर बनी है। यस और नो, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट सबस्टांस में अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं तो सबको अपन को स्पेसिफिक नंबर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, दे सकते हैं बेटा। आ गया समझ में, यही आइडिया मोज़ले के माइंड में आया, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है, ठीक है। और इसको इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी किया। इन्होंने एक इक्वेशन दी थी बेटा, क्या इक्वेशन क्या थी, न्यू अंडर रूट इज गुड क्या था, ए जेड माइनस बी, ये इसकी इक्वेशन थी बेटा, मोज़ले इक्वेशन थी। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्या कहेंगे, देखो एम्स में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना, एम्स में डायरेक्टली क्या
कि अकॉर्डिंग टू मोजले, मोजले एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन क्या थी बच्चों, तो ध्यान रखना न्यू अंडर रूट इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो न्यू तो क्या है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है। जैसे वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा, वैसे फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है बेटा, न्यू होता है बेटा। ये ग्रीक वर्ड है न्यू, क्लियर है, ठीक है बेटा। ए और बी क्या है, कांस्टेंट, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इन्होंने यूज किया, क्लियर है, ठीक है। और जेड क्या है, जिस मेटल की आप बात कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर, समझ में आ गया। इस पे न्यूमेरिकल भी बनेगा, अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी देके जेड पूछेगा, यानी फ्रीक्वेंसी इतनी है तो कौन सा एलिमेंट हो सकता है, या फिर जेड की वैल्यू देके फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, तो एक की हेल्प से दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू हमें दी जाएगी। समझ में आ गया बेटा, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मोजले के माइंड में ये चीज कैसे आई, एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने दिमाग लगाया। क्या, अगर पास होने के बाद सभी के लिए एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम एक्सरे में नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है, जो अलग अलग मेटल्स में यूज कर रहा हूं उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्लियर। अलग अलग मेटल यूज कर रहा हूं, इसका मतलब अलग अलग मेटल्स क्या है, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन पार्टिकल को अपन क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और अलग अलग एटम अगर है, डिफरेंट टाइप के एटम है, तो सभी को क्या करते हैं बेटा, एक स्पेसिफिक नंबर दे सकते, नहीं दे सकते, तो इनके दिमाग में है एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया, क्लियर है। यानी जो अलग अलग एटम को अपन एक स्पेसिफिक नंबर देंगे, उसी को बाद में क्या बोला गया, एटॉमिक नंबर बोला गया। समझ में आ गया बेटा, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है बेटा। चलो लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, देखो एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय मोजले, atomic number was discovered by Moseley. Atomic number was discovered by Moseley. Atomic number was discovered by Moseley. अच्छा, क्या पूछा है सर, आइसोटोप्स के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है क्या, नहीं बेटा, उसमें एटम तो सभी के लिए क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। मैंने क्या कहा, सेम एटम है तो उसके लिए कोई फर्क नहीं आएगा। ऊपर क्या है सर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में होगा क्या, उसको न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते, क्लियर। केमिकल रिएक्शन तो किसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, बात समझ में आई क्या। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। चलो, तो क्या कहा, एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय मोजले, क्लियर है, ठीक है। ये बेटा ये डायग्राम सब बना लो और नीचे फॉर्मूला लिखो, इसका मीनिंग लिखते हैं। चलो बेटा, इनका मीनिंग लिखो। न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे लिख लिए। जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, लिख लिया। ए एंड बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख लिया। चलो बेटा, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको फिर समझते हैं। देखो स्टेटमेंट लिखो, इसका रीजन समझते हैं। लिखो, अकॉर्डिंग टू मोजले, अकॉर्डिंग टू मोजले, अकॉर्डिंग टू मोजले atomic number, according to Moseley atomic number is the characteristic property, according to Moseley atomic number is the characteristics property, according to Moseley atomic number is the characteristics property of an atom, according to Moseley atomic number is
अकॉर्डिंग टू मोजले एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ठीक है, मोजले के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, किसी एटम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, सभी को क्या करना बेटा, सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देना। मैंने क्या कहा, सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देना, उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कहते हैं बेटा। ठीक है, स्क्रीन रुक गई क्या, स्क्रीन सही चल रही है बेटा, स्क्रीन सही चल रही है क्या, स्क्रीन सही चल रही है, सही चल रही है क्या बेटा, नो का मतलब क्या, रुक गई या चल रही है, रुक गई या चल रही है, रुक गए। अरे यार ये मौसम खराब होते है, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत परेशान करती है। जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। कोडिंग क्या होता है, आवाज से आ रही है बेटा, चलो बेटा आवाज से आ रही है ना। तो अपना स्टेटमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू मोजले एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, यानी मोजले के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। बेटा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो उसके सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या कहा, सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर दे, यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, सब कुछ प्रॉपर्टी बता सकते हैं। कैसे बेटा, देखो समझना, जैसे मैंने कुछ भी नहीं बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ ये बोला है बेटा z इक्वल टू 8, मैंने क्या बोला, z इक्वल टू 8, मैंने खाली इतना बोला है, एटॉमिक नंबर कितना है, इसका मतलब है 8 है। क्लियर है, आप देखते आप खुद क्या कहोगे, सर आप किसकी बात कर रहे हो, सर ऑक्सीजन की बात कर रहे हो। क्लियर है, सर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्लियर है, सर इसके फर्स्ट सेल में क्या होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सर ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस पर चार्ज क्या आता है, -2 आता है। क्लियर है, और -2 चार्ज आता है, तो -2 चार्ज आता है तो क्या करेंगे बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, -2 चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज गेन करना, क्योंकि अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आता है बेटा। क्लियर, और कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर नेगेटिव चार्ज गेन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं बच्चों, यस और नो। क्लियर है, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ इतना बोला z इक्वल टू 11, मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला z क्या है बेटा, 11 है। आप खुद कहोगे सर आप किसकी बात कर रहे हो, सोडियम की बात कर रहे हो। सर सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। सर इसके फर्स्ट सेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में कितने होंगे, 1 होगा। क्लियर, तो सर ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यस और नो। सर ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ये क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके जो पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सर आपने सिर्फ इतना बोला था कि एटॉमिक नंबर 8 है या 11 है, उसके बाद हम सारी प्रॉपर्टी बता सकते हैं आप कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो, वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कितने गेन करेगा, तो उस पर चार्ज कितना आएगा, वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, सब कुछ बता सकते हैं, यस और नो। क्लियर है बेटा, सेम वही बात है बच्चों। क्या मैं बोलूं किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है तो आप उसकी सारी प्रॉपर्टी बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, सर दिखने में ऐसा है, क्लास में यहाँ बैठता है, पढ़ाई में ऐसा है,
है, यहाँ रहता है, वहाँ से आता है, नेचर का ऐसा है, ये है वो है। आज के बच्चे तो इतने एडवांस है बच्चों, उसके पिछले जन्म की कुंडली तक बता देंगे, यस और नो। ठीक है सर, इसने ये किया था, वो किया था, ऐसा था, इतनी बार मार खाई थी, इतनी बार धुलाई हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, यस और नो। अरे होता नहीं होता। तो वैसे ही जैसे एक बच्चे का रोल नंबर मैं बोल दूं बेटा रोल नंबर 10, आपको देखती उसके दिमाग में वही बात है, सारे उसके कर्मकांड आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसने क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ मार खाई थी, कहाँ कहाँ धुलाई हुई थी, इसने क्या किया था, क्या नहीं किया था। वैसे ही मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर देखते ही अपन सारी प्रॉपर्टी बता सकते नहीं बता सकते। मोजले ने यही कहा, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी एक एटॉमिक नंबर का आइडिया हो, उसके बेसिस पे अपन सारी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि इसमें ये होता है, वो होता है, वो होता है। यस और नो, क्लियर है बेटा? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिख लो बेटा, लिए चलो बेटा, यहां तक बात ठीक है? अभिषेक, प्रिंस, छविकांत, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक बात ठीक है? चलो बेटा अब बात करते हैं जो अपने कहा था मोजले एक्सपेरिमेंट होता है। एटॉमिक नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम कैसे पूछ सकता है, एक एक हमने डिस्कस किया। एटॉमिक नंबर के बारे में ये करेक्ट है क्या, ये इनकरेक्ट है, ऐसे कुछ भी हमें पूछे, एक एक चीज हमें ध्यान है। क्लियर है? अब मोजले एक्सपेरिमेंट था, मैंने कहा था इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बेटा, वो डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे, calculate the frequency of X-ray in Moseley experiment, calculate the frequency of X-ray in Moseley experiment, for aluminium metal, calculate the frequency of X-ray in Moseley experiment for aluminium metal, if atomic number of aluminium, Al लिख लेना शॉर्ट में, if atomic number of aluminium Al is 13, कह रहा है atomic number of aluminium is 13 and value of constant A and B, value of constant A and B are one and two respectively, one and two respectively। बात समझ में आ गई बेटा? देखो कैसे करा, सबसे पहले देखते दिमाग में आना चाहिए बेटा कॉन्सेप्ट में क्या अप्लाई कर सकता हूं। सबसे पहले हमें पता है न्यू अंडर रूट इज इक्वल क्या होगा, ए जेड माइनस बी। बात समझ में आ गई बेटा? बस जो जो हमें कैलकुलेट, देखो जिसकी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर दो, जो कैलकुलेट करना है उसे सोल्व कर लेंगे। क्लियर? कैसे बेटा? देखो फ्रीक्वेंसी हमें पूछी है तो न्यू अंडर रूट इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, एल्यूमिनियम का जेड कितना बोल रहा है 13 और बी कितना है बेटा, अरे 2 बोल रहा है। क्लियर है? जैसे बोल रहा है वैल्यू पुट करते जाओ तो मैं क्या करूंगा 1 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो अरे 11 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या लिखूंगा न्यू अंडर रूट इक्वल टू कितना हो गया 11 हो गया, और यहाँ से अंडर रूट हटाने के लिए इधर क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, नहीं करूंगा। अरे मैथमेटिक का रूल होता है एक तरफ जो पावर हटा रहे हो दूसरी तरफ वो क्या हो जाएगी 1 में चली जाती है। मैंने क्या कहा, एक तरफ जो पावर हटा रहे हो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी 1 में चली जाती है। कैसे? अगर यहाँ स्क्वायर होता है इधर अंडर रूट करते नहीं करते, स्क्वायर है मतलब पावर 2 है तो इधर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यस और नो? यहाँ अंडर रूट है मतलब पावर 1/2 है तो 1/1/2 मतलब कितना आ जाएगा 2। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मैथमेटिक्स का रूल है, ध्यान रखना
एक तरफ जो पावर हटाते हैं वो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी 1 में चली जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 121 हर्ट्ज। समझ में आ गया, क्लियर है, नोट करो बेटा। बिल्कुल, वेरी गुड छविकांत, बहुत अच्छे, चलिए। चलो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पर लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। हाँ प्रिंस, डाउट क्या था, सीधा बोल, डाउट टाइप कर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज 400 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी, प्रिंस क्या था डाउट, बोल फटाफट क्वेश्चन लिख, इसके बाद डाउट डिस्कस करते हैं। तुम्हारा क्या था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज 400 हर्ट्ज in Moseley experiment, in Moseley experiment the frequency of X-ray is 400 Hz in Moseley experiment. Then calculate the name of element, then calculate the name of element if a value of constant A and B value of constant A and B are 1 and 1 respectively। ठीक है, कांस्टेंट A और B की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 1 है दोनों के लिए। क्लियर है, इसको दो टाइप से पूछ सकता है। मैंने क्या कहा था, या तो एटॉमिक नंबर देके फ्रीक्वेंसी पूछेगा या फ्रीक्वेंसी देके एटॉमिक नंबर पूछ लेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला, नेम ऑफ एलिमेंट कौन सा होगा। तो पहले देखते हैं, अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास आ गया तो एलिमेंट कौन सा होगा, ये पता चलेगा नहीं चलेगा, पता चल जाएगा बेटा। कैसे करना समझना, सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट लगा दो, न्यू रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा ए जेड माइनस बी। क्लियर, अब क्या करेंगे, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ बच्चों। फ्रीक्वेंसी कितनी है 400 हर्ट्ज है बच्चों। क्लियर है, ए कितना है बेटा 1, जेड और बी कितना दे रखा है 1 दे रखा है बच्चों। क्लियर है, अरे ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसका अंडर रूट कितना आ गया बेटा 20 आ गया, तो यह 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा जेड माइनस 1। और इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो बेटा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, इधर आगे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया 21। 21 पे कौन सा एलिमेंट होता है बेटा, कौन सा होता है स्केडियम। बात समझ में आई क्या, कौन सा होता है बेटा स्केडियम होता है। आ गया समझ में। ये 30 तक के एलिमेंट तो आपको याद होने ही चाहिए, नहीं याद हो तो बेटा ठीक है 10 तक की बुक में नाम आ जाते हैं बेटा, जरूर याद कर लेना अच्छे से। 30 तक तो 30, ठीक है 30 तक कौन कौन से होते हैं ये जरूर ध्यान रखना। क्लियर है, चलो बेटा नोट करो। चलो बेटा, चलो बच्चे का डाउट क्या सर, प्रिंस ने क्या लिखा है, सर इस फॉर्मूले में जेड ए बी में कोई यूनिट नहीं है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट कैसे हट जाएगी। वेरी गुड बेटा, लेकिन ये ध्यान रखना है एक्चुअल में क्या था बेटा, ए और बी के लिए स्पेसिफिक क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ए और बी का यूज किया। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा क्या कहेगा, जैसे छविकांत ने क्या कहा, सर कांस्टेंट ए और बी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू बदल कैसे रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। नॉर्मली क्या करते हैं, इससे कांस्टेंट की वैल्यू बेटा फिक्स होती है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के लिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। समझ में आ गया। और ये हमें चल के क्वेश्चन में देगा, इसकी कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे गैस कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट ऐसे जिनकी नो डाउट वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता उसकी वैल्यू हमेशा एक ही हो। उसका मतलब ये है कि जिसके लिए आप यूज कर रहे हो उसके लिए पर्टिकुलर ये वैल्यू आएगी। क्लियर है, तो ये हमें चल के क्या करेगा। और एक बात वैसे ध्यान रखना, जैसे गैस कांस्टेंट भी मान लो आपको हमें पता है कि 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन है, लेकिन चल के आपको क्वेश्चन में बोल दिया गैस कांस्टेंट की वैल्यू 5 है। मैंने क्या कहा, चल के बोला गैस कांस्टेंट की वैल्यू 5 है तो आपको 5 ही यूज करनी है, क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। और ये ध्यान रखना। तो बच्चे ने क्या कहा, सर
जेड ए बी की कोई यूनिट नहीं है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट कैसे आ गई बेटा, ये तो फ्रीक्वेंसी की फिक्स यूनिट होती है। यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज को कंपेयर किया गया ना कि यूनिट को, ठीक है, कि इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी होती है तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी आ सकती है। एक्सपेरिमेंटली क्या, वैल्यूज को कंपेयर करके, क्योंकि एटॉमिक नंबर का आइडिया लिया गया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी यूनिट्स को कंपेयर करके, एटॉमिक नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ये तो एक पर्टिकुलर नंबर होता है, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यूज करके एटॉमिक नंबर डिसाइड किया जाता है, ना कि यहाँ पर यूनिट्स के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया। तो ए और बी तो क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ए और बी कांस्टेंट की फॉर्म में यूज किया गया था एक्सपेरिमेंटली, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, कि मान लो फ्रीक्वेंसी इतनी है तो जेड ये आ रहा, फ्रीक्वेंसी इतनी हो तो जेड ये आ रहा, फ्रीक्वेंसी इतनी हो तो जेड ये आ रहा। फिर उसमें प्लस माइनस करने के लिए क्या किया, ए और बी को अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग यूज किया। तो फाइनल कंक्लूजन इन्होंने नोटिस किया कि फ्रीक्वेंसी इतनी होने पर जेड करेक्ट कब आ सकता है, जब ए और बी को, ए को मल्टीप्लाई करे बी को माइनस करे बेटा, तब इन्होंने इक्वेशन डेराइव की न्यू अंडर रूट इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब तो बात ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर ये बैलेंस यूनिट के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग होती है तो वो मैं जरूर बताता, नो डाउट है। लेकिन यहाँ पर क्या, वैल्यूज के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर की वैल्यू डिसाइड की गई कि ये है तो ये कितना होगा, ये है तो ये कितना होगा, क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो और कोई दिक्कत, प्रिंस सविकांत और कोई डाउट बताओ बेटा, आज का लेक्चर खत्म करते हैं फिर। दिक्कत, यस और नो, फटाफट। प्रिंस सविकांत, यहां तक बात ठीक है बेटा। चलो बेटा ठीक है, तो ये अपने बात के एटॉमिक नंबर तक की, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे एटॉमिक मास और मास नंबर, क्लियर। इस पे तो दो सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एटॉमिक मास और मास नंबर पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले कि एटॉमिक मास और मास नंबर होता क्या, फिर उस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हमें, क्लियर है बेटा, ठीक है। यहाँ अच्छे से रिवाइज करना बेटा, बाकी अपन डिस्कस करते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बेटा।